नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय पिपाड़ सिटी। आज हम काव्य शास्त्र से संबंधित एक टॉपिक काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। अक्सर हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति कवि कैसे बन जाता है अथवा कोई व्यक्ति कविता कैसे लिख पाता है। उसमें वो कौन से गुण होते हैं जो उसे काव्य रचना में समर्थ बनाते हैं। वे कौन से साधन हैं जिनका इस्तेमाल करके वो व्यक्ति कवि बन पाता है। काव्य हेतु के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। इस तरह काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण अथवा साधन काव्य हेतु कहलाते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिन कारणों से, जिन तत्वों से अथवा जिन गुणों से काव्य रचना में समर्थ होता है, कविता लिखने में समर्थ होता है, वही काव्य हेतु है। यदि हम आधुनिक संदर्भों में बात करें तो कवि की जगह हम लेखक, रचनाकार, सृजनशील व्यक्ति को भी ले सकते हैं। गद्य का भी इसमें समावेश किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति लेखक क्यों बनता है। यहाँ हम काव्य शास्त्र की दृष्टि से विचार करेंगे, इसलिए अपनी जो दृष्टि है वो काव्य पर ही केंद्रित रखेंगे। काव्य हेतु की परिभाषा देते हुए बाबू गुलाब राय कहते हैं, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, यानी वे गुण जो काव्य रचना में सहायक होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में, जिसकी शुरुआत संस्कृत काव्य शास्त्र से होती है, काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार विमर्श किया है। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से काव्य के विभिन्न हेतु बताए हैं। सबसे पहले अग्नि पुराण पर इन पर विचार किया गया है। अग्नि पुराण में लिखा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्त्र सुदुर्लभा। अर्थात नरत्वम दुर्लभम लोके, कि इस लोक में नरत्व दुर्लभ है, यानी मनुष्य योनि प्राप्त करना ही दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, उसमें विद्यावान नर यानी विद्यावान शिक्षाविद होना, शिक्षित मनुष्य होना तो और भी दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, और कवित्व परम दुर्लभ है। विद्यावान होने के बाद उसमें भी कवि होना तो परम दुर्लभ है। शक्तिस्त्र सुदुर्लभा, और कवि होना ही पर्याप्त नहीं है, कविता करने की शक्ति तो और भी दुर्लभ है। कविता करने की शक्ति यानी प्रतिभा, प्रतिभाशाली कवि होना तो और भी दुर्लभ है। इस तरह अग्नि पुराण में प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु के रूप में स्वीकारा गया है। इस तरह अग्नि पुराण के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति का होना कवित्व के लिए आवश्यक है। अग्नि पुराण के पश्चात आचार्य भामह अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अग्नि पुराण की तरह ही प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य का हेतु स्वीकार करते हैं। व्युत्पत्ति यानी शास्त्रों का ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान, और अभ्यास ये भी कवित्व या कविता लिखने के लिए आवश्यक है। आचार्य दंडी नैसर्गिक प्रतिभा, आनंद अभियोग, लोक व्यवहार और शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता देते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है, जो जन्म से प्राप्त
होती है। आनंद अभियोग उन्होंने अभ्यास का नाम दिया है, जबकि लोक व्यवहार और शास्त्र ज्ञान, जिसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं, ये भी काव्य रचना के लिए आवश्यक हैं। आचार्य वामन अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवर्ती में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। यानी उनके हिसाब से प्रतिभा तो काव्य हेतु है ही, उसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है, लेकिन साथ में लोक का व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, किताबों का ज्ञान और शब्दकोश आदि की भी जानकारी होनी चाहिए। अकेली प्रतिभा से यानी केवल प्रतिभाशाली होने से ही मनुष्य काव्य रचना में समर्थ नहीं हो सकता, उसके साथ ये भी आवश्यक है। आचार्य रुद्रट भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। आचार्य मम्मट शक्ति को कविता का बीज रूप स्वीकार करते हुए कहते हैं, शक्ति कवित्व है बीज रूप यानी मूल तत्व है कि शक्ति अर्थात प्रतिभा तो कविता का बीज रूप है, मूल तत्व है, उसका होना तो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन साथ ही वे लोक शास्त्र का अवेक्षण तथा अभ्यास को भी काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। लोक शास्त्र का अवेक्षण यानी लोक का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन। आचार्य राजशेखर प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को समवेत रूप में काव्य हेतु मानते हैं। दोनों को समवेत रूप में यानी दोनों को बराबर मानते हैं। प्रतिभाशाली तो होना ही चाहिए, साथ में व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान और लौकिक और व्यावहारिक ज्ञान भी व्यक्ति में होना चाहिए, तभी वो कविता कर सकता है, कविता लिख सकता है। इस प्रकार काव्य के 3 प्रमुख हेतु हुए, पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। प्रतिभा पहला काव्य हेतु है, सबसे प्रमुख काव्य हेतु है और इसके बिना कविता नहीं की जा सकती। आचार्य वामन इसे जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहते हैं, अर्थात प्रतिभा जन्मजात होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रतिभा है क्या? आचार्य भट्टतोत ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है, उस बुद्धि का नाम है जो नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। नित नवीन यानी रोज नए नए रसानुकूल, रस से आप्लावित विचार उत्पन्न करती है, वह बुद्धि प्रतिभा है। आचार्य अभिनव गुप्त भी प्रतिभा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है, बुद्धि का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। अपूर्व यानी अनोखा, अद्भुत, कुछ अनोखा रचने की क्षमता होती है, वह बुद्धि प्रतिभा है। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। राजशेखर का मानना है कि प्रतिभा केवल कवि में ही नहीं होती, प्रतिभा पाठक में भी होती है, सहृदय में भी होती है, जो उस काव्य का भोक्ता है, श्रोता है, जो उस काव्य को पढ़ता है, उसमें भी प्रतिभा होनी चाहिए, वरना वह कविता को नहीं समझ सकता। इसलिए वे कहते हैं कार्यत्री प्रतिभा जो है वो कवि से संबंधित है, जिसके बल पर कवि जो है कविता लिखता है, जबकि भावित्री प्रतिभा का संबंध उन्होंने सहृदय या पाठक से माना है, जो उस कविता को समझता है। आचार्य रुद्रट ने भी प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है, ये जन्म से प्राप्त होती है, जन्म के साथ ही प्राप्त होती है और यही काव्य निर्माण का प्रमुख हेतु है।
लेकिन उत्पाद्य प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न होती है और यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित करती है। यानी केवल सहजा प्रतिभा से ही काम नहीं चलता है, उसे निरंतर संस्कारित करना पड़ता है और उस प्रतिभा का नाम है उत्पाद्य। अगला काव्य हेतु है व्युत्पत्ति, अर्थात केवल प्रतिभा होने से ही या प्रतिभाशाली होने से ही काम नहीं चलता है, काव्य रचना नहीं होती है। व्युत्पत्ति यानी कुशलता और निपुणता भी उसके लिए आवश्यक है। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। और यह ज्ञान की उपलब्धि आती कैसे है? ये शास्त्रों के अध्ययन से, यानी विभिन्न तरह के इतिहास, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, भूगोल, विज्ञान, इन सभी ज्योतिष शास्त्र, इन सभी शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान की शाखाओं के अध्ययन से ये निपुणता, पांडित्य या विद्वता आती है। अथवा लोक व्यवहार से, समाज में रहने से, आपसी विचार विमर्श से, आपसी वार्तालाप से भी यह निपुणता आती है। आचार्य रुद्रट ये मानते हैं कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति है। यानी इन सब का सही और गलत प्रयोग का बोध होना ही व्युत्पत्ति है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है, जो चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। चराचर जगत की संपूर्ण जड़ और चेतन संसार का निरीक्षण करने से और काव्य आदि का अध्ययन करने से यह निपुणता, यह कुशलता प्राप्त होती है। आचार्य राजशेखर कहते हैं, उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, अर्थात उचित और अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका विवेक होना, यह बुद्धि होना, यह प्रज्ञा होना ही व्युत्पत्ति है। यदि उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है तो केवल प्रतिभाशाली होने से ही काव्य रचना नहीं की जा सकती। प्रतिभाशाली कवि फिर बिना व्युत्पत्ति के रेगिस्तान में भी चावल की खेती का वर्णन कर सकता है। उसे ये नहीं पता कि रेगिस्तान में चावल की खेती नहीं की जा सकती। इसलिए व्युत्पत्ति भी प्रमुख काव्य हेतु है। तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास, यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है। लगातार काव्य रचना का अभ्यास करना चाहिए, दूसरे कवियों के कृतित्व का अध्ययन करना चाहिए, तभी काव्य में कुशलता प्राप्त होती है। अभ्यास को सबसे ज़्यादा महत्व आचार्य दंडी ने दिया है और उन्होंने अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु माना है। उनके अनुसार प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में भी केवल अभ्यास से काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति न हो तो भी कोई व्यक्ति लगातार अभ्यास करके काव्य रचना कर सकता है। उनका मानना है कि सरस्वती की साधना से और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। सरस्वती की साधना यानी लगातार जो है काव्य पढ़ना, लिखना, सुनना और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने से भी कोई व्यक्ति जो है सफल कवि बन सकता है। आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए कहा है, अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भवहिति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार काव्य के 3 हेतु हुए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। कविता के लिए व्यक्ति का प्रतिभाशाली होना तो आवश्यक है ही, साथ ही व्युत्पत्ति यानी निपुणता भी होनी चाहिए, कुशलता भी होनी चाहिए, और वह कुशलता प्राप्त होती है शास्त्रों के ज्ञान से और लोक व्यवहार के ज्ञान से। और सबसे अंतिम
अभ्यास के द्वारा भी व्यक्ति उसमें निरंतर संस्कार कर सकता है। और इन तीनों के माध्यम से, इन तीन प्रमुख हेतुओं के माध्यम से ही कोई व्यक्ति सफल कवि बन सकता है।